नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 5 राज्यों के नतीजों का दिन है। विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगातार सामने आने लगे हैं। अभी तक रुझानों में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला और सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में 77 सीट लेकर आई थी, वहां पर बीजेपी 200 के आंकड़े के आसपास पहुंच चुकी है। बिल्कुल उल्टा हो चुका है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी चली है और टीएमसी आधी रह गई है। तो वहीं आसाम में बीजेपी की हिमंत बिस्वा शर्मा की एक बार फिर से सरकार बन रही है और तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीबीके को बहुत बड़ी बढ़त मिली है। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार और केरला में लेफ्ट गठबंधन की हार, कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ की जीत हो रही है और धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें यह पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है। तमिलनाडु में बीजेपी असम में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन तमिलनाडु में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और तमिलनाडु के अंदर टीवी के एक्टर विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 100 सीट से ज्यादा पर आगे चल रही है और केरला में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली है, यूडीएफ को बढ़त मिली है और पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए की सरकार। ये चुनाव देश के इतिहास में आज याद रखा जाएगा, राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा, खासतौर से पश्चिम बंगाल को लेकर जिस तरह से सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल और फिर तमिलनाडु की। आसाम में तो एग्जिट पोल की बात की जाए या लोगों के आकलन की बात की जाए, यह लग रहा था कि आसाम के अंदर हिमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर से वापसी करेंगे, जीत की हैट्रिक लग रही है। लेकिन लेफ्ट केरला में जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाया और बंगाल में दीदी ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने में नाकाम रही और बीजेपी ने इतिहास रचते हुए बहुत बड़ा उलटफेर किया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी के पहली बार बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात तमिलनाडु के लिए भी कि द्रमुक की वापसी की बात हो रही थी, लेकिन झटका लगा है डीएमके को, द्रमुक को और टीबीके ने यह झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है और आसाम में फिर से दबदबा बनाए रखा है बीजेपी ने। अगर हम पिछले चुनावों की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 2021 में 213 सीटें जीती थी और 48% के करीब वोट हासिल किया था। भाजपा ने 77 सीटें जीती थी और 38% के आसपास वोट हासिल किया था। अन्य के हिस्से में 4 सीटें आई थी। और लोकसभा का अगर रिजल्ट आप देखेंगे तो कितना बड़ा फर्क आया है लोकसभा के बाद इस विधानसभा चुनाव में। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 29 सीटें लोकसभा में जीती थी और बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। अब तमिलनाडु की अगर बात करते हैं तो तमिलनाडु में 2021 में डीएमके ने 133 सीटें जीती थी, डीएमके प्लस, यानी इंडिया गठबंधन कह लें या फिर डीएमके गठबंधन कह लें। डीएमके और कांग्रेस और जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्होंने 133 सीटें जीती थी और बीजेपी गठबंधन एआईएडीएमके के हिस्से में 66 सीटें आई थी। और तमिलनाडु में 2024 की लोकसभा चुनाव में 39 सीटों में से डीएमके ने 22 सीटें जीती थी, डीएमके प्लस ने, और कांग्रेस ने एआईडीएमके ने 9 सीटें जीती थी। इसके अलावा अगर बात की जाए केरला की तो केरला में 62 सीटें सीपीआईएम लेफ्ट पार्टियों के हिस्से में आई थी। कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी, सीपीआई को 17 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 40 सीटें आई थी। और आसाम में भाजपा ने पिछली बार जीती थी 60 सीटें, कांग्रेस ने 29 सीटें। कांग्रेस का प्रदर्शन आसाम में खराब हुआ है और बीजेपी ने आसाम में और बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई है। और ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर जश्न मनाया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी कैबिनेट के साथी, योगी कैबिनेट के सदस्य, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता,
कई कैबिनेट मंत्री एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई देते हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ इस तरह से जश्न मनाया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अलग अलग राज्यों में बीजेपी की जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर जश्न का जुलूस निकाला जा रहा है। तो वहीं कोलकाता में बहुत सारी जगहों पर झड़प भी सामने आई है। और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। और ये सारा जश्न पश्चिम बंगाल की जीत को लेकर खास तौर पर मनाया जा रहा है। यह आसाम डिब्रूगढ़ की तस्वीरें। आसाम के लोक गीतों पर थिरकते हुए बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। अलग अलग राज्यों में यह प्रदर्शन बीजेपी का रहा और उसके बाद अलग अलग राज्यों में इस तरह से जश्न की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मिठाई खाकर, मिठाई खिलाकर और झालमुड़ी खाकर और खिलाकर जीत का जश्न मनाया है। यह जीत बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है और पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने भी अपने परिजनों के साथ बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। ये वो चेहरे हैं बीजेपी के जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी काफी सक्रिय रहे। और ये पुडुचेरी में एनडीए की बीजेपी प्लस की बीजेपी की जीत का जश्न। सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। अलग अलग राज्यों में अब जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये जो रुझान आ रहे हैं, ये वाराणसी से आप तस्वीरें देख रहे हैं, पोस्टर निकालते हुए। पीएम मोदी को कलयुग का अवतार बताया है इसमें बीजेपी ने। 3 युग दिखाए हैं, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। त्रेता युग में श्री राम जी, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी और कलयुग में मोदी जी अवतार के रूप में। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन केरलम में बहुत अच्छा हुआ है। कांग्रेस ने, यूडीएफ गठबंधन ने केरला में जीत हासिल की। लेकिन आसाम के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले खराब रहा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की सीधी लड़ाई थी। पुडुचेरी में कांग्रेस प्लस कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन की लड़ाई थी। पुडुचेरी में भी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन कामयाब रहा। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में जिस तरह से उलटफेर हुआ है, वो बहुत बड़ा उलटफेर वहां पर देखने को मिला है। जनता ने डीएमके को नकार दिया, कांग्रेस गठबंधन को नकार दिया, इंडिया गठबंधन को नकार दिया। तो वहीं सत्ता की उम्मीद एआईडीएमके को थी कि अब शायद परिवर्तन होगा तो उनको मौका मिलने वाला है। लेकिन जनता ने बीजेपी गठबंधन को भी, एआईडीएमके प्लस को भी नकार दिया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार अगर हम बात करते हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें, एक बार तस्वीरों पर जाएंगे, जश्न की तस्वीरें। उसके बाद ये पुडुचेरी की तस्वीरें। बयानात शुरू हो चुके हैं अपनी जीत के जश्न को लेकर। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, लगातार जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस जश्न को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी। गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुलशाद अली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। गुलशाद अली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। डॉक्टर साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी, किस तरह से देखेंगे सबसे पहले इन 5 राज्यों के नतीजों को, बंगाल से अगर शुरू करते हैं तो?
देखिए बंगाल में जिसे कहते हैं ना कि लेफ्ट से राइट का पूरा सफ़र तय हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के 15 वर्ष जो थे उससे पहले लेफ्ट का गढ़ रहा है बंगाल हमेशा। ज्योति बासु और फिर बासु जो उनके बाद भी काफ़ी लंबे समय तक आपको पता रिकॉर्ड रहा ज्योति बासु का भी, और वासुदेव भट्टाचार्य रहा उसके बाद जो दूसरे मुख्यमंत्री आए। तो और बड़ा रोचक बात है नासिर कि एक बार ममता बनर्जी का भी अलायंस हुआ था भारतीय जनता पार्टी जी, और शायद जो पांव पसारने की शुरुआत थी या ज़मीन मिलने की तलाश थी उसमें उस समय शायद वो मदद भी रही होगी। लेकिन निश्चित ही बंगाल का इलेक्शन लोग सब टाइट कह रहे थे। देखिए तमिलनाडु को छोड़ दें तो इलेक्शन सब जगह एक तरफा गया है, और कई दिनों से हम लोग कई पिछले चुनावों में देख रहे हैं कि सरकारें ज़्यादातर जगहों पर जितना भी टाइट कहें लेकिन एंड में पब्लिक बड़ा क्लियर फैसला देती है। तो अगर हम देखें तो 2/3 के करीब भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पहुँच गई, तो एक बहुत बड़ी जीत है। और पिछली बार भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था, 21 में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई थी। तो निश्चित ही एक पूरा, अब अगर आप महाराष्ट्र से शुरू करें तो वो जो पूरा कोना है बिहार होते हुए, जो शायद मोदी जी ने कहा भी था, तो पूरा एक तरह से जो भारत और उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट जिन राज्यों में कभी सोचा नहीं जा सकता था, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने अब केवल साउथ को आप अगर छोड़ दें तो अब वहाँ पर अपने पांव पसारे हैं और अपना एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है बंगाल में। इसमें कोई उससे श्रेय, और आज की तारीख में अगर कोई कहे कि जिस तरह हुआ था या इलेक्शन कमीशन, वो सारी बातें मुझे लगता है कि जिस दिन खास तौर पर नतीजे हों उस दिन तो कम से कम नहीं करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने भी निश्चित ही 15 साल तक पूरा उनका होल्ड रहा, 3 चुनाव उन्होंने जीते डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और बहुत स्ट्रगल करके वो आगे आई हैं। और अब तो उनकी अपनी सीट भी जो लेटेस्ट चल रहा है, पता नहीं आपके पास लेटेस्ट जानकारी होगी, भवानीपुर में भी मार्जिन कम हो रहा था तो वो काउंटिंग सेंटर में भी तुरंत पहुंच गई, और वहाँ पर भी एक टफ फाइट है, क्योंकि पिछले चुनाव में आप जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था नंदीग्राम से, जबकि उनकी जोरदार जीत हुई थी। तो वेस्ट बंगाल तो इसी रूप में हमें देखना चाहिए कि एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में वो पहले ही लगभग सभी राज्यों में वो आ चुके हैं, और आसाम में भी बड़ी जीत है। लेकिन आसाम में सब लोग एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि इस बार बीजेपी पहले से बेहतर करेगी और कांग्रेस के लिए मुश्किल है। तो अब वहाँ पर तो ये है कि क्या मुख्यमंत्री को रिपीट किया जाएगा या नहीं, वो एक तथ्य जरूर था जिसको लेकर अटकलें चल रही थी। लेकिन आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की। पुडुचेरी एक छोटा राज्य है लेकिन दक्षिण भारत में तमिलनाडु से लगा हुआ है, तो वहाँ पर भी जो उनका गठबंधन है, अकेले तो नहीं लेकिन उन्होंने बड़ी जीत हासिल की। और केरल में कांग्रेस ने इस बार बड़ी जीत हासिल की 2 चुनाव हारने के बाद, तो वहाँ तो है नहीं। अब असली बात जो वेस्ट बंगाल के शोर में दब रही है, क्योंकि नो डाउट वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा कामयाबी है, वो है जो कमाल तमिलनाडु में पहली बार जो चुनाव में उतरे, और वो अब वहाँ पे मामला थोड़ा सा फंसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो जो जितना लास्ट मुझे पता है कि वो अपने दम पे मेजॉरिटी तक नहीं जा पा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा पीछे रह रहे 10-12 सीट। तो अब वहाँ किस तरह से सरकार बनेगी, क्योंकि और सर अभी एक खबर ये भी आई थी कि 4-5 सीटों पर कांग्रेस वहाँ पर आगे चल रही है। अब खबरें चल रही थी और ये चर्चा हो रही है कि टीबीके ने और जो विजय थलापति के पिता हैं उन्होंने कांग्रेस को गठबंधन का न्योता दिया है कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए चुनाव से पहले भी ये एक धड़ा कांग्रेस में था जो उनसे गठबंधन करने की बात कर रहा था, लेकिन डीएमके के जो सहानुभूति रखने वाले लोग थे, इसको मैंने पहले भी कई बार चर्चा में सुना कि उनके साथ है। तो नेचुरली सरकार बनेगी और बननी चाहिए। देखिए पहली बार कोई चुनाव में लड़ा और उसने दोनों गठबंधनों को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल। तो वो एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे ऐसे अगर आप पूछेंगे सिंगल स्टार, देखिए मोदी जी तो पहले से ही स्टार है, उनकी तो क्या कहने हैं, तो वो तो अब आपने अभी दिखाया है कि उनको कलयुग का अवतार बता रहे हैं, तो वो अलग बात। लेकिन अब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी जो अगर हम स्टार के तौर पे देखें तो वो जो और वो हकीकत में मतलब वो रियल लाइफ के हीरो भी बन चुके हैं आप। और रियल लाइफ के हीरो तो बहुत मशहूर हैं। और एक चीज नासिर, उनको एग्जिट पोल में इतना 1-2 जगह दिया गया था, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं दे रहे थे। ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि बड़े भी मैंने सुने कि जो बड़े पत्रकार भी कई चैनल्स पे यूट्यूब वगैरह पे मैंने सुने, तो स्टालिन का ही लोग कह रहे थे कि चाहे डीएमके ही वहां पे वापस आएगी। तो पहले चुनाव में लड़के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वेस्ट बंगाल में देखिए बहुत सारे। एक चीज और सर कि इसमें जो हम दक्षिण भारत की राजनीति में देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग शीर्ष तक पहुंचे, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे हैं।
ये और किसी राज्य में शायद ऐसा नहीं हो, सिर्फ दक्षिण भारत, चाहे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो तेलंगाना की फेल बात हुए करते हैं। हमारे यहाँ तो नॉर्थ में तो नासिर, मैं तो इलाहाबाद से ही ताल्लुक रखता हूँ, हमारे यहाँ तो अमिताभ बच्चन जो सबसे बड़े स्टार हैं पूरे हिंदुस्तान के, अगर आप उन्हें कहें, जी जी जी, तो वो राजनीति में आए और उनको फिर वो अंगूर खट्टे वाली बात हुई। राजीव गांधी उनको लाए थे 84 में, हेमवती नंदन बहुगुणा को उन्होंने हराया, लेकिन उसके बाद वो फिर राजनीति से उन्होंने किनारा कर लिया और फिर गांधी परिवार से भी उनकी दूरियां हुई और वो सब एक अलग कहानी है। तो आप सही कह रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट स्टार ही नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, दक्षिण भारत में इवन जो राइटर्स हैं और लोग हैं, उनकी भी बहुत वो लोग इज्जत करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं, सोसाइटी में उनकी काफ़ी जगह है और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं। और स्टार तो नो डाउट आंध्र प्रदेश में भी आप जानते हैं एन.टी. रामाराव बिल्कुल का वो था, और तमिलनाडु तो बिल्कुल गढ़ी है, जयललिता और फिर करुणानिधि से पहले भी वो जो जिनके नाम पे पार्टी है ना, करुणानिधि तो इनके पिताजी थे, जो पहले भी एक एम.जी. रामचंद्र। तो तमिलनाडु में तो एक बहुत बड़ी परंपरा रही है। और विजय का आपको मालूम होगा, जो एक सेमिनार उनके एक रैली में स्टैम्पीड बहुत बड़ा हादसा हुआ था, और उसके बाद भी वो इमर्ज किए हैं। अब मालूम नहीं कि वो आगे वो किस तरह से किस पार्टी की तरफ जाए, क्योंकि देखिए सेंटर से तो संबंध रखना ही पड़ता है। सेंटर में आज एनडीए की गवर्नमेंट है, तो वो आगे देखना होगा कि वो आगे कैसे, क्योंकि अभी उनके बारे में हम लोग खासतौर पर जो इधर है बहुत कम जानते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं नासिर, पिछले कुछ दिनों पहले मैं आसाम गया था, तो आसाम में जो एक सिंगर थे जिनकी डेथ हुई, जुबिन, वो हालांकि राजनीति में नहीं थे, लेकिन उनका कद भी बहुत बड़ा था। मुझे बहुत हैरानी हुई, ये मुद्दा था सर आसाम की राजनीति में, जुबिन की मौत का मुद्दा बहुत बड़ा दखल था। नहीं, वो डायरेक्ट नहीं आए थे राजनीति में, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि राजनेताओं से उनका बहुत बड़ा कद था। नहीं, मैं आप शायद उनकी जो एक तो सिंगर जो जुबिन थे, उनकी जो मौत हुई थी, वो मुद्दा भी आसाम की राजनीति में गरमाया था। उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो काफी दिन तक आसाम बंद रहा। मैं पीछे गया तो मुझे पता लगा। कई बार मैं ये कह रहा हूँ ना, हम लोग नॉर्थ में उतना शायद उन लोगों से परिचित नहीं होते हैं। उस एंगल में आपने स्टार वाली बात की, इस तरीके से मैंने कहा। लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दिन आज का है, और आप शाम को देखेंगे मोदी जी जाएंगे अपनी चिर पर। और मुझे सर, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जितना उत्साह और जितना उत्साहित लोकसभा का इलेक्शन जीतने के बाद तो बीजेपी नेता कार्यकर्ता थे, या जो तेज आज नजर आएगा पीएम मोदी के चेहरे पर, वो शायद लोकसभा के इलेक्शन में भी नहीं था। वहां तो नीचे बीजेपी को नुकसान हुआ था लोकसभा में, लेकिन ये एक तरीके से पश्चिम बंगाल ऐसा लग रहा है कि देश का चुनाव ही जीता हो। बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी मैं बताऊं, बिहार में भी आपको पता है बहुत बड़ी जीत हुई, और फिर नीतीश कुमार आ गए, और अब अभी पिछले दिनों ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल सटा हुआ है बिहार से, और दोनों बहुत बड़े राज्य हैं, यूपी बिहार। हम सर और इस पर चर्चा करेंगे। एक प्रतिक्रिया डॉक्टर पंकज बेनीवाल की। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, शुभकामनाएं, बधाई आपको बंगाल के लिए, आसाम के लिए, पुडुचेरी के लिए। हालांकि तमिलनाडु में आपका जादू नहीं चल पाया, बीजेपी गठबंधन का, और केरला में भी नहीं चल पाया। केरला में भी काफी कोशिशें थी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। आपकी पहली प्रतिक्रिया। नमस्कार नासिर भाई, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और बंगाल का जिस तरीके से चुनाव हुआ है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ऐसा नहीं लगा कि लोकसभा से भी एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, या खुद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, निश्चित तौर पर ये जो जीत है ये बहुत बड़ी जीत। इसको हम एक प्रदेश के जैसे नहीं, हम बिल्कुल एक देश के मैंडेट के जैसे देख सकते हैं। और आप जैसे जो साथी हैं, जो पत्रकार साथी हैं, या गुरमीत सिंह जी भी हैं, ये सभी कहते थे पहले, जो अभी आज से पहले, कि भाई 4 तारीख के बाद का जो नतीजे जो आएंगे वो देश की दिशा और दशा बदल देंगे, किस तरीके से जनता का मूड बनता है, ये सारे आप सभी के साथी अभी बोलते रहते। तो ये जो चुनाव था बंगाल का, ये जनता वर्सेस ममता का चुनाव था। और ममता जी को, जो दीदी हैं हमारी, जिसको सारे लोग दीदी के नाम से जानते हैं, उनको आज हराया है बंगाल की जनता। उनका जो कुशासन था, उनका जो गुंडा राज रहा, उसको आज हराने का काम बंगाल की जनता ने किया। तो जितना साधुवाद, जितनी बधाइयां, जितनी शुभकामनाएं बंगाल की जनता को दी जाए, उतनी ही कम है। मैं चुनाव के दौरान नासिर भाई गोरखालैंड में था, सिलीगुड़ी, बागडोरा, करसोंग, दार्जिलिंग, कलिंपोंग, इन 4-5 विधानसभाओं में मेरा रहना हुआ। तो मैं वहां की जनता से जब मिलता था तो जनता के चेहरे पर मायूसियत थी, खुशी नहीं थी उनके चेहरे पर। वो खुश नहीं होते थे इन सब चीजों से। उनको एक उम्मीद थी, वो कहते थे कि हम अब की बार मोदी जी के साथ जाएं, अब की बार हमें मोदी जी का जो विजन है वो हमें स्पष्ट नजर आ रहा है। और जो भयमुक्त माहौल अब की बार जनता को दिया वोटिंग करने का, इसके लिए भी वो सारे लोग बहुत ही खुश थे।
क्योंकि वहां पर सेंट्रल एजेंसियां गई हुई थी, वहां पर एक सुरक्षित माहौल में जो चुनाव की बार हुआ उससे भी वहां की जनता को बहुत सहूलियत हुई। जिनका वोट था वही वोटिंग अपने वोटर्स पे गए, पोलिंग बूथ पर गए और वोट डाल करके आए। तो ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हुई, क्योंकि जनता के अंदर जो खुशी नहीं थी, आज वो खुशी का माहौल जनता के चेहरों पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आप ये जो बार बार फोटोज दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी की है शायद, क्योंकि मुझे थोड़ा याद आ रहा है। जी। तो ये सिलीगुड़ी की जो पिक्चरें आप दिखा पा रहे हैं, तो ये जनता का ही आशीर्वाद है, जनता का प्यार है। मैं खुद भी बता पा रहा हूँ कि सिलीगुड़ी, बागडोगरा, करसोम, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, इन सब की वहां की जनता से जब हम मिल रहे थे तो जनता को जब बातें कर रही थी तो जनता ने एक बहुत ही रोचक बात कही। अब की बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी और हमें मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, तो अब की बार हम जय श्री राम के जो नारे हैं वो खुले तरीके से लगा पाएंगे। अभी तक हम जय श्री राम के नारे भी अच्छे से नहीं बोल पाते, राम राम कर पाते थे, लेकिन जय श्री राम बोलना वहां पर, मतलब बोलने की जो आजादी थी वहां पर दूसरों संकुचित किया हुआ था। तो पश्चिम बंगाल निश्चित तौर पर, ये जो क्रिकेट में भी कहते हैं ना कि ये लगा सिक्सर, तो ये आज अब की बार जो बंगाल की जनता है उसे लगा। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। मैं आऊंगा सर आपके पास, डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी। एक प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रवक्ता गुलशाद अली जी से भी लेते हैं। गुलशाद जी, आपको भी केरला के लिए बधाई, शुभकामनाएं। केरला में अच्छा प्रदर्शन किया है, हैट्रिक नहीं लगा पाई लेफ्ट प्लस LDF, लेकिन आप लोगों ने वहां पर सरकार बना ली। लेकिन आसाम में, हालांकि बंगाल में तो आप लोग थे ही नहीं रेस में, वहां तो बीजेपी और TMC का मुकाबला था, लेकिन आसाम में बहुत मायूसी हाथ लगी होगी। बाकी ओवरऑल इस चुनाव पर आप क्या कहेंगे? गुलशाद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं और आपकी आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही गुलशाद जी। इसके अलावा झटका आप लोगों को तमिलनाडु में भी लगा है, DMK प्लस कांग्रेस का गठबंधन ये भी वहां पर हार चुका है। तमिलनाडु में एक और पार्टी का उदय हुआ है, नई पार्टी, और ये कितना परिवर्तन लाएगी देश की राजनीति में तमिलनाडु से, वो अलग एक बात होगी। जी गुलशाद जी, अपनी बात कीजिए जी। दक्षिण भारत में जो भी एक तरह से रंगमंच से जो भी कलाकार आते हैं तो उनका कद बहुत बड़ा माना जाता है। चाहे आप जी रामचंद्रन को लगा लो, जयललिता जी को लगा लो, या फिर NT रामा राव को लगा लो, तो वहाँ पर जो भी एक तरह से टीवी एक्ट्रेस होता है भगवान की तरह एक तरह से उसको ट्रीट किया जाता है और लोग उसको ब्लाइंड फॉलो करते हैं। तो अभी इसी का उदाहरण है विजय थलपति जी। और केरला एक जागरूक राज्य है और शिक्षित राज्य है, आप लोगों को पता है इंडिया का सबसे शिक्षित राज्य है। तो उसमें क्या है, हमेशा वहाँ पर जो लोग है ना बड़ा सोच समझ के वोट करते हैं, और उसी का उदाहरण है कि भाई वहाँ पर राहुल गांधी जी को अच्छे से उन्होंने लिया। और बीजेपी ने जो अभी आप बंगाल की बात कर रहे थे, बीजेपी ने ध्रुवीकरण का सहारा लिया। और सबसे मैं बधाई देना चाहता हूँ ज्ञानेश कुमार जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको देना चाहता हूँ कि SIR के माध्यम से 98 लाख वोट काटना, यानी हरियाणा में 2 करोड़ के कुछ वोट हैं, 1 करोड़ वोट काटना बहुत बड़ी बात होती है, जिससे बीजेपी को पूरा का पूरा उसको फायदा मिला। अच्छा, तो भाजपा की जीत का आधार भी ज्ञानेश कुमार जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और रही बात उसकी तमिलनाडु में बीजेपी गठबंधन की, क्या हुआ है, बीजेपी की कितनी सीट आई हैं आपके सामने है, और बीजेपी की केरला में भी कितनी सीट आई है ये भी आपके सामने है। ठीक है, बंगाल में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन वो ED से, CBI से, इलेक्शन कमीशन से, सरकारी मशीनरी से, ध्रुवीकरण से, और जो माहौल खराब किया है बंगाल का। लेकिन सर गुलशाद जी, बंगाल में तो आप भी ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। गुलशाद जी, आप कांग्रेस पार्टी भी ममता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कह रहे थे कि बंगाल को ममता बनर्जी ने बर्बाद कर दिया, बीजेपी ने भी देश का नुकसान किया है। तो बंगाल में तो आपको क्या लगता है, फिर अच्छा हुआ? नहीं, बंगाल में गठबंधन हमारा ममता बनर्जी के साथ में नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें इलेक्शन खुल के लड़ना था, जितना भी हमारे से परफॉर्म करना था। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग देख रहे हैं भाई SIR का हुआ था इसके अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, और अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस इलेक्शन को आप जितना भी इसको एक तरह से इसका भी बीजेपी को सेलिब्रेशन भी नहीं मनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है। और इसमें अगर जीत का अंतर SIR की कटी हुई वोटों से ज्यादा हुआ
तो फिर उन सीटों को एक तरह से दोबारा इलेक्शन होगा। ये बात भी बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए और बहुत जल्दबाजी में इसका जश्न भी नहीं मनाना चाहिए। नहीं, अब ये तो आप बिल्कुल अलग सी बात कर रहे हैं। इस पर तो मैं थोड़ा सा ज्ञान गुरमीत जी से लेना चाहूंगा। गुलशाद जी उनकी बात, गुलशाद जी अब जल्दी से अपनी बात पूरी करें। नहीं, ये लीगल पहलू है। और ये लीगल पहलू है जनाब। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस अभी पेंडिंग है। अगर इसमें एसआईआर में कटी हुई वोट का और जीत का अंतर कम रहा तो जाहिर सी बात है उन सीटों पर पुनर्मतदान होगा और दोबारा से इसमें वोटिंग होगी। अच्छा, लेकिन जीत का अंतर भी तो बहुत है ना सर। गुलशाद जी वही बात ये कह रहे थे कि भाई शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, पलानी स्वामी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हेमंत बिस्व शर्मा के पास सबसे ज्यादा वो लगे, और उसके बावजूद बीजेपी रूपी वॉशिंग मशीन में आने के बाद वो लोग एक तरह से अच्छे लोग हो जाते हैं। तो बीजेपी क्या है, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला करके, ईडी का डर दिखा करके ये सरकारें तोड़ने का और बनाने का काम करती है। और आप लोगों ने देखा हरियाणा में राज्यसभा इलेक्शन में भी इन्होंने यही किया। आज के नाम जर्नैल सिंह हमारे विधायक हैं, उसके हाथ से ये गौशाला के वो बंटवारे हैं। चलिए जी पंकज जी कहिए। और रही बात नॉर्थ ईस्ट की और केंद्र शासित पुडुचेरी की, ये हमेशा सरकार के साथ होते हैं और केंद्र से मॉनिटर होते हैं। क्योंकि इनके पास फंड का जो जरिया होता है केंद्रीय होता है, इनके पास अपनी कोई इनकम नहीं होती केंद्र शासित प्रदेशों के पास। ठीक है गुलशाद, सभी यूनियन टेरिटरी के अंदर यही होता है जनाब। ठीक है जी। और नॉर्थ ईस्ट के राज्य भी इसी से एक तरह से अफेक्टेड होते हैं। जी डॉक्टर पंकज। गुलशाद जी जो मेरे भाई हैं वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले काम करते हैं। अरे भैया केरला में आपकी सरकार बन गई, केरला में तो ईडी सीबीआई नहीं गई है ना, वहां पर तो ईवीएम भी अच्छा काम कर रही थी, सीबीआई ईडी भी अच्छा काम कर रही थी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो आप लोगों को दर्द होता है। अगर असम में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आपको दर्द हो रहा है। पौंडीचेरी में जीत जाए तो बोले जी वो तो सेंटर के साथ जाती है। अरे कभी तो ये मान लीजिए कि आपकी हार है। मैं जब बंगाल के अंदर था नासिर भाई, इन्हीं के पार्टी के मंत्रीगण, इन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद ये कहते थे कि डॉक्टर बेनीवाल अब की बात तो आप लोगों की निकल पड़ी। और जो बंगाल की जनता है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इन्हीं के पार्टी के नेता है। बस नाम नहीं ले सकता टीवी पे, नहीं तो कम से कम दर्जनों ऐसे नेता मुझे मिले वहां पर कैंपेन के दौरान जो ये इन्हीं के पार्टी के नेता कांग्रेस के जो साउथ से भी थे नॉर्थ से भी थे, वो सारे ये कहते नजर डॉक्टर बेनीवाल अब की बार तो आपकी निकल पड़ी और भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है पूरा बंगाल। अब की बार जो ये ममता बनर्जी है इनको हराने का काम जनता खुद कर रही है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगा रही है। कि आप ही की पार्टी के गुलशाद जी लोग कहते थे आज यहाँ टीवी पर बैठ करके ऐसी बात कर रहे हैं। भाई सीबीआई ईडी तो तमिलनाडु में भी जा सकती थी, वहां क्यों नहीं गई? केरला में भी जा सकती थी, वहां क्यों नहीं गई? लेकिन वहां पर आपकी सरकार बन गई है तो ईवीएम भी बहुत अच्छी है, सीबीआई ईडी का भी डर आप लोगों को नहीं रहा। तमिलनाडु में विजय भाई की जो हमारे एक्टर है उनकी अगर सरकार बन गई, उनकी अगर टीम जीतती है, उनकी पार्टी जीत रही है तो वहां पर भी सीबीआई ईडी का डर उनको नहीं रहा, उनको भी कोई ईवीएम में खराबी नहीं लगी। मतलब अपनी आ जाए तो बहुत अच्छा है जी, लेकिन दूसरे की आएगी तो भाई इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईडी सीबीआई भी लगा देते हैं ये लोग, तो हमें डराते नहीं है। आप वो एक बात और कह रहे थे आपने सुनी शायद डॉक्टर पंकज, और ये चुनाव के दौरान कांग्रेस के कई नेता की केरला के जो मतदाता हैं बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, बीजेपी की बातों में जल्दी से नहीं आते। बिल्कुल, और मैं राहुल गांधी जी का खुद का वक्तव्य कोट करूं, अगर ये कहें तो मैं सुना भी देता हूं। उन्होंने खुद माना है ये कि अब की बार ममता बनर्जी को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ममता बनर्जी की कुनीतियों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एंट्री मिल रही है। ये यू शब्द इन्हीं के पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के थे। अब गुलशाद सिंह यहाँ बैठ कर ईडी सीबीआई का नाम ले रहे हैं, अभी ईवीएम का नाम ले रहे हैं। अरे साहब कम से कम सच्चाई बोलना सीखो, अपनी हार स्वीकारना सीखो। हम कहते हैं, मैं बधाई देता हूं आपको कि भाई सरकार आपकी बन रही है केरला के अंदर, कांग्रेस के साथी को, गुलशाद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन आपके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते। इसी वजह से आप लोगों का आज पतन होता जा रहा है पूरे देश के अंदर। कहीं भी आज अगर बंगाल में आप 0 पर आउट हुए हैं और हम दोहरा शतक लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उसका नतीजा और उसकी जो नीति है वो सिर्फ हमारी नीति और रीति जो है वो अच्छी है, काम करने की है, मोदी जी की है। और कांग्रेस की नीति और रीति बिल्कुल 0 है, इसलिए जनता भी आपको 0 पर आउट करती जा रही है। तो आप निश्चिंत रहें, आप सीबीआई ईडी चिल्लाते रहें, इलेक्शन कमीशन चिल्लाते रहें और देश की जनता ऐसे ही आपको 0 पर आउट करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के दोहरे शतक ऐसे ही लगते रहेंगे। तो जो भी बोले सोच समझ के बोले। ठीक है डॉक्टर प्रोफेसर गुरमीत जी, जो एक बात गुलशाद जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में है एसआईआर का मुद्दा और अभी ये जीत का जश्न नहीं मनाना चाहिए, हो सकता है कि कुछ सीटों पर दोबारा से चुनाव हो जाए। तो ये बात थोड़ा सा आप बताएं इस पर, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से जो बात कही गई इसको आप किस तरह से देखते हैं?
बाकी केरला की जीत कांग्रेस की मजबूती की बात है या फिर वहां बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं हो पाया इसलिए कांग्रेस को और यूडीएफ को इसका फायदा मिल गया? और आसाम में जिस तरह से कांग्रेस और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच में जो लड़ाई चली थी, जिस तरह के वार पलटवार देखने को मिले थे, आसाम में एक बात और आपने कही थी कि अब क्या रिपीट किए जाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा, तो क्या इसको लेकर भी कोई संशय बना हुआ कहीं पर? देखिए, पहली बात तो मैंने शुरू में ही अपने उसमें कहा कि ये बातें चुनाव से पहले हुई, लगातार सर वाली जो वोट कटने की बात थी और दोबारा भी होंगी, लेकिन मुझे कम से कम ये लगता है कि जिस दिन नतीजा आए उस दिन हमें थोड़ी सी इन चीज़ों में ह्यूमिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए वहाँ पॉपुलेशन तो 10 करोड़ से ऊपर है अगर मैं ठीक हूँ वेस्ट बंगाल की, तो जी आप अगर हम 90, तो अगर उसमें मान भी लें, मैं पहली बात तो ये बता दूं कि साम दाम दंड भेद राजनीति में एक स्थापित प्रैक्टिस है, आज से नहीं है। नासिर भाई एक मैकियावेली नाम से एक चिंतक हुए राजनीति जी। इटली में, तभी उन्होंने कह दिया कि नैतिकता वगैरह का कोई मतलब नहीं राजनीति में, केवल सत्ता का ही मतलब होता है। तो इसलिए राजनीति में ये सोचना कि कोई जिसके पास जो साधन है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो फिर मुझे लगता है किसी और दुनिया में जीना है, वो कोई प्लेटोनिक दुनिया जिसको हम बोलते हैं उस तरह की, या आइडियल दुनिया जिसको हम बोलते हैं उस तरह की उसकी होगी, है ना, यूटोपिया जिसको कहते हैं, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। तो इसमें कोई, लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो जिस जगह पर आप जब चुनाव लड़ते हैं ना सर, चुनाव जिस तरह से आप मान लीजिए आप युद्ध लड़ रहे हैं और मैं कहूँ कि जी मैं तो तलवार से लड़ूंगा और सामने से मिसाइल चल रही है, तो उस बात का कोई अर्थ नहीं है। तो कांग्रेस को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कमजोरियां पार्टी के अंदर रही हैं। हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा ही सबके सामने, है ना, और जगह क्या है, पंजाब में किस तरह का अभी सिर फुटा हुआ है, जबकि और अब तो पंजाब पे ने बहुत सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी का जोड़ना चाह रहा हूं, हम कई बार ये देखते हैं इलेक्शंस में, पिछले कई बार अलग अलग राज्यों के इलेक्शन में ये भी देखा गया है कि बहुत सारी सीटें कहीं पर सिर्फ 500, 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों का फर्क होता है। और अगर बंगाल में, और सुबह ममता बनर्जी का एक बयान भी आया था कि जहां पर भी इतना फर्क हो तो वहां दोबारा से रिकाउंटिंग की मांग की जाए, कार्यकर्ता पीछे न हटें। और कांग्रेस ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेफ्ट तो चलो अपने आप में वहां उन्होंने कई दशकों तक राज किया। अगर ऐसी जगहों पर कांग्रेस के प्रत्याशी 1000, 2000, 5000 वोट लाए हों और उसका नुकसान टीएमसी को उठाना पड़ा हो, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये सारे विश्लेषण के पॉइंट है और निश्चित ही ये बात भी आई थी बार बार चर्चा में कि राहुल गांधी भी ये चाहते हैं कि नेशनल पार्टीज के बीच में चुनाव हो, कांग्रेस और बीजेपी ही रहे, कई जगह रीजनल पार्टी होने से और सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 15 वर्ष हो गए। जहां तक फैसले की बात है, देखिए कोई भी जो आपत्ति होती है नासिर, हम जानते हैं कि उसका जो पहला निपटारा है वो तो चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाता है। अगर रिकाउंटिंग करानी है नहीं करानी है, मुझे याद है हरियाणा में एक बार देवीलाल जी रोहतक में केवल 383 वोट से हारे थे जी। मैं उस समय वहाँ मौजूद था डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में। और काफ़ी उसको लेकर बावेला हुआ था और वो जो अधिकारी थे उनको बाद में काफ़ी, चौटाला साहब की सरकार आई तो तंग भी किया गया, सस्पेंड भी किया गया, ये सब हुआ। लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय है वो चुनाव है, उसके बाद कोर्ट में आप जा सकते हैं। कोर्ट में भी वो एक अपनी जटिल प्रक्रिया है। चुनाव आयोग में तो कांग्रेस पहले ही घोषित कर दिया, उन्होंने अभी बधाई भी दे दी व्यंग में ज्ञानेश जी को, है ना, तो जो कि वैसे उसका देखा जाए तो वो नहीं, लेकिन उन्होंने नेचुरली व्यंग में ही दिया, अदरवाइज उसका औचित्य तो इलेक्शन कमीशन में नहीं है। वो तो वेस्ट बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में भी बिल्कुल ज्ञानेश कुमार जी ने ही चुनाव कराया, ऐसा तो है नहीं उन्होंने केरल नहीं गए होंगे। सही बात। हाँ, ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ किसी को, वो ये चलता रहेगा बिहार में भी। चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन भी, ये जो सर का मामला भी जनाब इन्होंने कराया था। इलेक्ट्रल रोल आपको पता है वोट किसकी गिनी गई थी? जो रिवीजन मसीह साहब का आपको पता है कि नहीं, लेकिन गुलशाद जी बीजेपी के उसमें उन्हीं ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के वो मुखिया हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में आसाम में भी हुआ है, पुडुचेरी में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि निपटारा तो कांग्रेस को वहां चुनाव आयोग से तो वैसे ही रिलीफ में। नहीं जनाब, दोबारा कह रहा हूँ कि भाई आप लोग चंडीगढ़ में रहते हैं, आप लोगों का ऑफिस भी चंडीगढ़ में है, स्टूडियो भी चंडीगढ़ में है, आप लोगों ने लोकतंत्र का नंगा नाच देखा था उसी के रूप में। चलिए, उस टाइम पे वो दूसरे चुनाव आयोग थे जब चंडीगढ़ के आप मेयर का चुनाव का जिक्र कर रहे हैं, वो अलग विषय, वो एक मेयर की सीट की, वो मेयर की सीट की बात थी। इस पर मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा मैं, वो बात करेंगे तो सर वो तो फिर एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी, स्टेट कमिश्नर भी। जी,
एक ज़माने में बूथ कैप्चरिंग भी हुआ करती थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी कहीं राष्ट्रीय परिदृश्य में भी नहीं थी। तो अब तो ये मैं दोबारा एक चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए अल्टीमेटली ये कह देना कि तो केरल में अभी लोग पढ़े दोबारा लिखे कांग्रेस हैं। को अगर याद कर रहे हो बूथ कैप्चरिंग के लिए, तो कांग्रेस को ही बना दो ना दोबारा, फिर आप बीजेपी को क्यों ला रहे हो? अगर आपको कांग्रेस सर, इतनी अच्छी लग रही है, कांग्रेस बूथ कैप्चर करती थी, तो आप पिछली बार मैंने तो कहा ही गुलशाह जी वो मैंने तो कहा ही अपना 12 साल से सत्ता में है वो बीजेपी। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी मैंने बात तो रख कहा रहे ही नहीं कि हैं। वो कांग्रेस कुछ ने ऐसी बूथ बातें मैंने भी तो नाम ही नहीं ऐसा लिया। होगा, मैं आपको बताऊं गुलशाह जी कि कुछ ऐसी बातें बेशक है, कुछ ऐसी मेरी बात तो सुनिए गुलशाह जी, डॉक्टर गुरमीत की कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी लगेंगी, बीजेपी को बुरी लगेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो बीजेपी को अच्छी लगेंगी, आपको बुरी लगेंगी। तो एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। मैंने पहली बात तो नाम ले लिया, दूसरी बात मैंने सिर्फ बताया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग समस्याएं रही हैं, और मैंने ये भी कहा कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है। बिल्कुल। तो मैंने कोई क्लीन चिट नहीं दी किसी को चुनाव आयोग को। मैं केवल एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हम ये कहें कि केरल का मतदाता ज़्यादा जागरूक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ नहीं जा पा रही है, और अन्य तो आप बाकी प्रदेशों के मतदाताओं की समझ पे भी आप सवाल उठा रहे हैं। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपने लड़ाई लड़के जीतनी है तो आप एक कोने में बैठ के रोते रहें, उसका फ़ायदा नहीं है आपको। अल्टीमेट हिमाचल में भी तो कांग्रेस की आज सरकार है, अपने क्या नाम है इसके, फिर जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप, और अभी जैसे आपने बताया कि झारखंड में भी सरकार आई थी इनके अलायंस की। तो मुख्य बात ये है कि हम लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे में कमी नहीं, लेकिन अपना हमें दुरुस्त करना चाहिए। हरियाणा में सब एग्जिट पोल सब लोग कांग्रेस को सरकार बना रहे थे, या अभी जो आपने देखा आपके जो एमपी टूट गए पंजाब में, जिसके बाद पंजाब की अपनी सरकार खतरे में है, या जो विवाद हुआ मुख्यमंत्री का बाद में विधानसभा में, अब उसके लिए भी आप कहें कि जी किसी एजेंसी ने उनको ज़बरदस्ती कोई अगर वो बात सही है तो, मुझे नहीं मालूम, कोई टेस्ट तो हुआ नहीं, लेकिन अगर वो बात सही है तो क्या वो भी एजेंसी ने उनको द्रव्य दिया? तो ये चीज़ें मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि जिस दिन कम से कम चुनाव हुआ हो, जिस दिन रिजल्ट आया हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी हम कहें, आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी सर्वाइव करती रही। जी जी बिल्कुल। नवीन पटनायक कितने साल तक चुनाव जीतते रहे आराम से, आखिर जाना पड़ा। राजनीति में कोई भी आदमी जो ऊपर गया वो नीचे आएगा ही आएगा, वो 10 साल में आएगा, 15 साल में आएगा, 20 साल में आएगा, कोई वो तो है नहीं। अब ममता बनर्जी भी 15 साल तक उन्होंने स्ट्राइव करा, भी उनका वक्त था, और उन्होंने 15 साल तक पिछले चुनाव में 2021 में भी बहुत जोर लगाया था अमित शाह जी ने, और तब सफलता नहीं मिली थी। अब सफलता मिली। अब उसका एक कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। आप कहते हैं ध्रुवीकरण, वो निश्चित तौर पे वो भी होगा एक कारण, उनकी मशीनरी भी होगी, कुछ जो प्रयोग है, कुछ जो साम दाम दंड भेद जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ वो होगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, प्रधानमंत्री की अपनी अपील भी होगी। कोई एक चीज़ नहीं होती है। अगर एक चीज़ होती तो फिर तो 2024 में इलेक्शन कमीशन चलिए अब ये वो वाला लॉजिक दे देंगे। अगर हम केरल की बात करते हैं तो वो लॉजिक दे देंगे कि भाई किसी ने चोरी की तो पता ना लगे, तो भाई 500 की जगह 100 रुपए छोड़ दिए। तो ऐसे कोई अभी इस देश में ऐसा नहीं हो रखा है कि कोई रिमोट स्क्रीन है जिसपे बैठ के ये हो रहा है भाई ये वाली सीट जिता दो, ये वाली हरा दो, और भगवान ना करे। अच्छा गुलशाह जी आपको नहीं लगता कि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी रहा होगा बंगाल में, या आपको सीधा सीधा ये अच्छा मैं जी अच्छा डॉक्टर पंकज आवास अभी शायद उनसे भी संपर्क टूट गया है, एक बार हम फिर से गुलशाह जी के पास जाएंगे। डॉक्टर पंकज जी अब एक सवाल ये आ रहा है कि इसी चुनाव के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर, नारी शक्ति को लेकर, महिलाओं के सम्मान और अपमान को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी बातें हुई, और पश्चिम बंगाल के हर मंच पर देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने महिलाओं के अपमान का जिक्र करते हुए कि विपक्ष की वजह से, टीएमसी की वजह से, कांग्रेस की वजह से महिलाओं को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी राजनीति में वो नहीं मिल पाई, लेकिन हम दिलाकर रहेंगे। एक सवाल यह है, मैंने बीजेपी के कई प्रवक्ताओं से पूछा, शायद आप भी कह देंगे ये तो देखिए जी विधायक तय करेंगे, लेकिन एक बड़ा संदेश शायद बीजेपी दे सकती है पश्चिम बंगाल से किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाकर। एक महिला मुख्यमंत्री हटाएंगी, दूसरी महिला मुख्यमंत्री आएंगी। देखिए ये तो पार्टी क्या होना चाहिए ऐसा? दल की बैठक को नहीं, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, कोई ना कोई नहीं सर, मेल बनेगा, मेल और फीमेल, लेकिन महिलाओं को मजबूती मिल जाए, ये एक बड़ा मौका है बीजेपी के पास दिखाने का कि देखिए हम कितने ज्यादा महिलाओं को लेकर जागरूक हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। बंगाल जैसा राज्य हमने एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में हमने देश को दिया है। नासिर भाई जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू जी को बना देती।
अब ऐसे तो सर कांग्रेस कहेगी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनाया है, दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाया, तो ये तो एक अलग बात है। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं सर। मैं नासिर भाई, मैं उसी पे आ जाता हूं, आपके सवालों के जवाब पे ही रहेंगे, बाहर नहीं जाता मैं जी। और दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण, आज फाइनेंस मिनिस्टर लगातार निर्मला सीतारमण जी ही हैं, वो लगातार देश को संभाल रही हैं। प्रथम महिला भी देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में है, द्रौपदी मुर्मू जी, और आज फाइनेंस मिनिस्टर भी अगर लगातार है तो निर्मला सीतारमण जी। और आपने बात कही कि कांग्रेस भी ऐसा कह देगी। अरे भैया, कांग्रेस तो ऐसा कह ही रही है बार बार में। इंदिरा गांधी जी के अलावा गांधी परिवार से बाहर कभी किसी को बनाया क्या? सोनिया गांधी से बाहर किसी को बनाया क्या? प्रियंका गांधी से बाहर किसी को बनाया क्या? ये बिल ही इसलिए गिर गया क्योंकि गांधी परिवार से बाहर की महिलाएं आ ना जाए, इनकी पार्टी में और महिलाएं और आगे ना आ जाए, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते थे। सेम ममता दीदी के साथ था। ममता दीदी भी चाहती थी कि मेरे अलावा और कोई महिला आगे ना आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश की 33% महिलाओं को, जो आधी आबादी है देश की, उसको आगे आना चाहिए। और राजनीति में आज वो किसी के आगे हाथ ना पैसारे, वो खुद नियत बने, वो खुद वहां पर नियम बनाए, वो खुद नीति तैयार करें कि हमें कैसा भारत चाहिए, विकसित भारत होगा तो ऐसा होगा, विकसित भारत में महिलाओं की जो भूमिका वो कैसी होनी चाहिए वो खुद महिला तय करे। तो भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल यही चाहती है। और आपका सवाल सीधा ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है क्या, या एक कोई जो आपको शब्द यूज कर दिमाग से निकल गया, कोई नसीहत पेश कर सकते हैं, कुछ ऐसा नजीर पेश कर सकते हैं, नजीर पेश कर सकते हैं। वो नासिर और नजीर, इसलिए मैं थोड़ा सा जी नजीर पेश कर सकते हैं, मिसाल पेश करते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल, मिसाल पेश जी एग्जाम्पल सेट करने की बात आपने कही। तो देखिए कि जो हमारी जो कमेटी है, जो हमारे विधायक दल की बैठक होगी, आला कमान है, वो सब तय करेगा। अगर को हमारी बहन बंगाल को संभालने लायक है तो बंगाल, अरे सर सारी बहनें संभालने लायक है, आप आपने लायक कर दिया ना। बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी के बंगाल में, कई महिला जीत के आ रही है। मैं जा ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा उस चीज को कि हमारी बहनें नहीं है। अगर पर जो विधायक दल की बैठक है वहां पर उनको लगा कि ये हमारी बहन आगे आएगी, ये हमारा भाई आगे आ गया, भाई आगे आएगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे एक जैसे हैं। किसी भी एक कार्यकर्ता पे जिम्मेदारी दे दी जाएगी, वो कार्यकर्ता जो बंगाल है उसको बखूबी तरीके से आगे चलाएगा। गुलशाद जी का जी गुलशाद जी। हाँ जी, अभी मेरे जो बीजेपी के साथी कार्यकर्ता बता रहे थे कि हमने द्रौपदी मुर्मू जी को प्रेसिडेंट बनाया है। अच्छी बात है। रीता गांधी जी भी जो जिसने महाभारत में द्रौपदी का किरदार अदा किया है, उनको वेस्ट बंगाल की सीएम बना सकते हैं। चाहे महिला सम्मान की बात करते हैं, अब ये प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, भाई कांग्रेस में विपक्ष में महिला बिल पास नहीं होने दिया। अरे तो बिल जाते इसमें पास हो गया था। अभी ये क्या कर रहे थे, महिला बिल के उसके चक्कर में डिलिमिटेशन एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे, यानी इंडिया के अंदर जी। अब ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो जाएगा आपके लिए, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हो जाएगा। जब 2023 का बिल पास करते हैं तो उसमें एक लाइन थी, होगा जब सीटें बढ़ेंगी तो आरक्षण मिलेगा, और वो आपकी बात 2019 में देना चाह रहे थे, उसमें नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात ना करें, कम से कम चीजों को पढ़ के। सर एक एक करके उनकी आवाज थोड़ी सी फोन पर है। गुलशाद जी गुलशाद जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, दिनेश फोगाट का भी कल आपने स्टेटमेंट दिया कि वो भी एक सेक्सुअल असाल्ट की एक विक्टिम है। इस तरह से कहा कि मैं गंगा में जो है मैं आने जाऊंगी, और ब्रजभूषण सिंह को आज भी बीजेपी अपने आप से नहीं निकाल रही है। तो महिलाओं के प्रति कितना संवेदनशील है बीजेपी, आप लोगों को बताया। पश्चिम फाइल में बताया जाने का विदेश मंत्री हरदीप पुरी, नरेंद्र मोदी और अपना अंबानी, इनके जो जाने की कार्रवाई नहीं की, महिला से निकाला गया, तो महिला समाज में क्या बात करेगी बीजेपी? तो बीजेपी क्या करती है, सिर्फ इनको चुनावी तरह से नारे बनाती है। चलिए ठीक है सर, अब बीजेपी में आता हूं। गुलशाद जी आपके पास एक प्रतिक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर गुरमीत जी आपकी। ये जो मैंने सवाल पूछा था डॉक्टर पंकज से, बीजेपी प्रवक्ता से, कि क्या एक है मौका, वो बाकी उनकी पार्टी का मसला है, विधायकों की बात आएगी। हालांकि सुबह एक बीजेपी के नेता कह भी रहे थे कि भाई ये तो विधायक दल तय करता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं देश की राजनीति में क्या पत्र और पर्चियां भी पहुंच जाती हैं और ऐलान वसुंधरा राजे से करा दिया जाता है, तो इस तरह की चीज़ में होती है। तो एक है मौका ऐसा, या बीजेपी ये कर सकती है और ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाएगी?
कि एक महिला विधायक दल- मुख्यमंत्री हटती है और दूसरी महिला मुख्यमंत्री उसी स्टेट में आती है? भाई देखिए, आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो ये कहेंगे अगर आपकी बात सच हो, और ये बात तो सही है, विधायक दल की बैठकें तो सिर्फ औपचारिकता होती हैं, पर्ची ही जाती है, और पर्ची भेजने वालों में प्रधानमंत्री या अमित शाह या एक दो लोग आप और लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए जो आरजी कार वाला इंसिडेंट हुआ था, बिल्कुल, उसकी जो मदर है उनको भी बीजेपी ने टिकट दी। अब ये सारी चीज़ें वहाँ पर लोकल लेवल पे, तो देखिए वो जो पूरा इंसिडेंट था उस समय सरकार तो ममता बनर्जी की थी, तो कई तरह के आरोप उसमें लगे थे। और निश्चित ही जो आप कह रहे हैं, जब इनफैक्ट अगर शायद आपको भी इसी वजह से ये ख्याल आ रहा होगा बार बार नासिर, जब ये डिबेट हुई थी पार्लियामेंट में, तो जब ये गिरा है, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रोमिनेंटली इस बात को उठाया था कि भाई 21 राज्यों में तो आपकी सरकार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो 22 में हो जाएगी शायद, और आपने जो मुख्यमंत्री बनाया हुआ है वो केवल दिल्ली में बनाया, वो भी एक छोटा राज्य है, आधा राज्य है, तो मुझे याद नहीं आ रहा किसी और बहुत सारी वहां पर मुख्यमंत्री के पास बहुत सारे जो अधिकार नहीं है, अधिकार होते हैं। बहुत डिटेल में ये बात हुई थी। और वेस्ट बंगाल तो एक आइडियल उस दृष्टि से राज्य है, और इन्होंने लड़ाए भी हैं, इनके जो है इनके पास हैं भी कई लोग, अगर आप कहें तो मौसमी विश्वास है, मीना पुरोहित है, फाल्गुनी मित्रा, ये सब लोग हैं, और एक कोई कलिता माझी एससी कैंडिडेट भी है इनकी, जिसकी चर्चा चली थी काफ़ी, तो और पामेला गुस्सा, ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं। लेकिन अब देखना यही है कि भारत, और नो डाउट अगर हम नैरेटिव की दृष्टि से कहें या मैसेजिंग की दृष्टि से कहें, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज जा सकता है। और आप इस सरकार में मोदी है तो मुमकिन है वाला नारा आप जानते ही हैं, तो इसमें अगर आप मान लीजिए, मैंने एक नाम लिया, आप कहें जी ये तो पहली बार चुनाव लड़ी हैं, युवा हैं, ये सब चीजें तो आपको पता है मैटर करती रही है। अब सर वैसे तो जो भजन लाल जी हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके बारे में किसी को कुछ नहीं लगता था। रेखा गुप्ता जी हैं, उनको लेकर आई बीजेपी, उनको बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया, उनका नाम चर्चाओं में भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा है कि देखिए कई सारी इक्वेशंस होती है। अब जो वहां पर कंटेंडर, देखिए जब एस्पिरेशंस तो बहुत लोगों की होंगी और बहुत सारे एस्पिरेंट भी होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब उदाहरण के लिए शुभेंदु अधिकारी लगातार लड़ रहे हैं, हालांकि वो ममता बनर्जी के सहयोगी रहे, या और भी जो नेता हो सकते, दिलीप घोष है, तमाम नेता है। अब उनकी किस तरह की इक्वेशन यहाँ पर है, मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम कहें हरियाणा की, क्योंकि हम इस रीजन में बैठे हैं, यहाँ से उदाहरण ले लेते हैं, और पंकज जी तो जानते ही होंगे, तो जब मनोहर लाल जी का नाम आया था तो यही हुआ, भी खिचड़ी खिलाई उन्होंने बना बना के। अब हमें ये मालूम नहीं ना उन नेताओं की क्या इक्वेशन है। अगर किसी वेस्ट बंगाल के नेता की बहुत अच्छी इक्वेशन होगी, या बहुत अच्छा उनके प्रति भाव होगा मोदी जी के हृदय में या अमित शाह जी के हृदय में, फिर वो नहीं सोचेंगे कुछ, क्योंकि ये सरकार इस तरह से बैलेंसिंग नहीं करती है। अगर मैं हमेशा ये उदाहरण देता था जब अमित शाह जी को अध्यक्ष बनाया गया था, कि कांग्रेस के राज में आप ये सोच भी नहीं सकते कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष एक ही राज्य से हो जी, या दोनों ही गुजरात से थे। तो इस सरकार में तो ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती। वो जिसकी सितारे बुलंद हैं, जो जिसकी नज़रों का तारा है, वो फिर उसको उन्होंने सोचना नहीं। तो वो डिपेंड करेगा दोनों इक्वेशंस पे कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि सत्ता में तो कभी रहे नहीं, तो पहले तो कोई मुख्यमंत्री रहा नहीं कि जिसका कोई कद बड़ा हो, है ना। तो अब जो नेता प्रमुख है उनमें से क्या किसी से कोई बहुत अच्छी इक्वेशन है, तब तो अलग बात है। और अगर उन्हें लगता है कि भाई सारे देश में इसका फायदा होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा, तो निश्चित ही मैं तो कह रहा हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर, अगर आपका ये आइडिया हम कल परसों तक सफल होता देखें। मैं सुबह से इस पर बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि हो सकता है, क्योंकि बीजेपी का इसमें है, हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है। चौंकाने के अलावा बंगाल में, क्योंकि ऑलरेडी 15 साल से एक महिला मुख्यमंत्री थी, और इस समय देश में और मुख्यमंत्री हैं भी नहीं, मतलब रेखा गुप्ता को आप छोड़ दीजिए, जैसे एक जमाने में राबड़ी थी, जयललिता थी, ये लोग भी नहीं, मायावती थी, ये लोग सब गर्दिश में जा चुके। मायावती अपने लास्ट, ममता बनर्जी एक तरह से एक स्टॉलवर्ट लीडर थी जी, और तो उनकी जगह अगर बीजेपी एक मैसेजिंग देना चाहेगी या नैरेटिव खड़ा करना चाहेगी, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ ये जो पार्लियामेंट में, क्योंकि उस सेशन के बीच में ही आया था। और आपको ये भी याद होगा कि विपक्ष ने एक बात तो वो कही थी कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते, दूसरी बात बार बार ये भी कही थी कि ये वेस्ट बंगाल के 5 स्टेट्स में इलेक्शन था, लेकिन वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में लाभ लेने के लिए बीजेपी ने ये कोशिश किया है, नहीं तो चुनाव के बीच में क्यों सेशन बुलाया। और जो आपने जिक्र किया था, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो जिन छात्रा की हत्या हुई थी, उनकी मां आगे चल रही है लगातार और जीत के बहुत करीब है। 20 मतलब एक तरीके से 20,000 वोटों से आगे तो जीत ही जाएंगे वो, तो ये अपने आप में। हाँ, और लोग भी हैं, मैंने बताया एससी कैंडिडेट भी एक है जो प्रोमिनेंट लीडर में, तो कई तरह की वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन। लेकिन मुझे एक ख्वाब था पंकज बेनीवाल जी, इसमें कोई शक नहीं। और जो सुबह से नारा एक बीजेपी के नेता की तरफ से एक नारा लग रहा था कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जहां जन्म लिया मुखर्जी ने
वो उस बंगाल पर अब हमारा अधिकार है। जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में वाकई में एक सपना था बीजेपी का, बंगाल की सत्ता पर काबिज होना और बंगाल के लोगों की सेवा करना। अब वो अलग बात है कि कितनी बीजेपी वहाँ सेवा कर पाएगी और बहुत सारी चुनौतियां भी आने वाली है, क्योंकि बंगाल की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से बहुत अलग है। वहाँ हमने ये भी देखा है कि जिस तरह की हिंसा वहाँ पर किसी भी चुनाव में होती रहती है वो अक्सर होती है छोटी छोटी बातों पर। वहाँ पर कार्यकर्ताओं की, चाहे कभी लेफ्ट और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बात की जाए, फिर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में जो झड़पें हुई हैं, तो चुनौतियां भी बहुत सारी साथ आ रही हैं बंगाल में। बेनीवाल जी, आप देखिए नसीर भाई, चुनौतियां तो हर चीज के साथ जी, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मस्थल रहा है बंगाल और हमारा बहुत ही एक मजबूत, हम कोशिश करते रहे हर बार, और 2021 में भी हमने कोशिश की लेकिन हम नाकामयाब रहे। तो जनता जनार्दन जब फैसला लेती है, मैंने पहले ही कहा कि ये जनता और ममता के बीच का चुनाव था और जनता जीत रही है। तो जनता चाह रही थी कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ हम जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, देश जो राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, उस पर हम जाएंगे। तो ये पूरा जो जनता का मूड था वो मोदी जी के साथ था। मैं यूं कह दूं कि भाई किसी और के साथ नहीं था जी। जिन विधानसभाओं में मैं गया वहां पर सीधा जनता यही कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जी की जो नीति है वो हमें पसंद आती है और उनको हम वोट देंगे। अब सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा, कोई ना कोई ऐसा बनेगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। नितिन नवीन जी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो कोई सोच नहीं रहा था, कोई अटकलें भी नहीं थी कि भाई नितिन नवीन जी बनेंगे, वो आज बने। तो जो भी कार्यकर्ता होगा, जो सक्षम कार्यकर्ता होगा, जो सबको साथ लेके चलने वाला होगा, पूरे बंगाल को आगे लेके जाने वाला होगा, ऐसा साथी कोई ना कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा बंगाल का। और जो आप भय की या फिर छुटपुट हिंसा की बात कर रहे हैं, अब वो दौर जनता ने खुद खत्म कर दिया। जो भय मुक्त माहौल था वो जनता उससे ऊपर उठकर अब की बार वोटिंग परसेंटेज भी अगर हम देखें तो आजादी के बाद से पूरे देश के अंदर अगर कहीं भी ऐसा मतदान हुआ तो बंगाल के अंदर हुआ। तो जनता ने खुद ही नकार दिया उस भयमुक्त माहौल को कि हम उसमें नहीं रहना चाहते। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो राष्ट्र प्रथम की नीतियां हैं, जो या फिर जो गुंडागर्दी को खत्म करने की नीतियां हैं, जो बार बार नक्सलवाद को खत्म करने की बात माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी करते कि नक्सलवाद को हमने खत्म कर दिया है। तो आज भारत के हर एक नागरिक के अंदर या बंगाल के नागरिक के अंदर एक ये विश्वास है कि भाई नक्सलवाद खत्म हो सकता है। तो जो यहाँ पर रोहिंग्या या फिर बाहर से बांग्लादेश आकर के जो गुंडा बदमाशी करते हैं, या फिर ममता बनर्जी जी की जो और जो टीम थी इस टाइप की, जो लोग चुनाव को अफेक्ट कर पाते थे, तो उनसे बहुत दूर अब बंगाल की जनता आ चुकी है। और अब वहां पर कमल जनता ने खिलाया है। तो कमल जहां खिल जाता है वहां से सिर्फ सुगंध ही सुगंध और माता रानी का वास होता है। और जय श्री राम के उद्घोष आज पूरे बंगाल में देखने को हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम वहां घूम रहे थे, नहीं आ रही है खबरें वहां पर लगातार पश्चिम बंगाल की पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, राजधानी कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जुलूस निकाल रहे हैं। विजय जुलूस, हालांकि वहां पर थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है कि क्योंकि माहौल एकदम से खराब ना हो जाए, लेकिन जहां जहां मौका लग रहा है तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए वहां से वो उद्घोष की आवाज आ रही है। गुलशाद जी, केरला में जीत के बाद उत्साहित हैं, लेकिन आसाम में हार के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मंथन करना होगा। कांग्रेस, ठीक है, आपने बीजेपी में बहुत सारी चाहे साम दाम दंड भेद की बात की जाए, चाहे चुनाव आयोग पर आरोपों की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस अपना जब अपने लिए आत्मचिंतन करती है, आत्ममंथन करती है, तो क्या पाती है अपने लिए? अभी आसाम में लगा लीजिए आप, या फिर आप वेस्ट बंगाल में लगा लीजिए, हमने दोनों जगह अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ा और हमारे जो भी नेता थे, केंद्रीय नेतृत्व था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर जो है ना, ये बीजेपी हमेशा अपनी मुसंदी को अपने आसाम के अंदर देखा, कितने एक मुख्यमंत्री के बयान आप बना देना, ये बना देना और लड़के तो ये असभ्य तरीके के तरह से राजनीति करते हैं। वो हमारा राहुल गांधी इस सीट में अलाउ नहीं करता और न ही हमारे सभ्यता से कोई भी अपने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आपने एक बार सुना था राजनाथ सिंह ने, भाई नरेंद्र मोदी जैसे राजनीति उसमें सत्ता में है, मैं इस तरीके से राजनीति उसमें सत्ता प्राप्त करना नहीं चाहता, चाहे मुझे विपक्ष में बैठना पड़े। तो हमारा जो तरीका है काम करने का कांग्रेस का, वो संवैधानिक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है। हम कोई भी ऐसे इस तरीके के जैसे धन बल राहुल बल लोगों के तरह से समाज के अंदर बंटवारा ही हम सत्ता को कभी हासिल नहीं करेंगे। तो ना ही हमारी इस तरीके की कभी ना ही हमारी पार्टी कभी अपना काम करने की कोशिश
और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, एक बार दिखाते हैं फुल तस्वीरें इसी जैकेट के अंदर। तरुण चुग बीजेपी के नेता, इस तरह का जश्न देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में मनाया जा रहा है। ढोल बजाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और ये जश्न की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही हैं। और आज डॉक्टर गुरमीत जी, बीजेपी की तरफ से सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं, और इस बार की जो दुर्गा पूजा होगी कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, वो भी बहुत खास रहने वाली है। आज होली भी है, दिवाली भी बीजेपी के लिए। डॉक्टर गुरमीत जी। नहीं, निश्चित है जी, और उनका पूरा श्रेय उनको जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा वेस्ट बंगाल इसलिए थोड़ा स्पेशल राज्य है क्योंकि एक तो जैसे इन्होंने बताया जो भी कनेक्शन है, आपको पता है पीछे एक मूवी भी बनी थी जिसका प्रीमियर हुआ था, बंगाल फाइल करके सर, बंगाल फाइल्स करके, हाँ, है ना। तो वो तो उसमें कुछ कई चीज़ें इस प्रकार के इतिहास के अंश दिखाए गए थे, और ये भी आरोप भी लगा था वैसे कि भाई प्रोपेगेंडा है, ये है वो है। मुख्य बात जैसे मैंने कहा कि वो तो आज़ादी से पहले वाली बात है, लेकिन जो लेफ्ट का क्योंकि गढ़ रहा वेस्ट बंगाल ना बहुत सालों तक, और राइट और लेफ्ट अगर हम बात करें, ये लोग तो सेंटर या लेफ्ट टू सेंटर इस प्रकार से बाकी पार्टियों को कहते हैं, कांग्रेस वगैरह को सेंट्रिस्ट पार्टियां कहते हैं। तो वो जो, और बीजेपी की जो असली लड़ाई रही है वो शुरू से वामपंथ से रही है ना, तो वो जो इसीलिए बाएं दाएं कहते हैं राइटिस्ट पार्टियां और लेफ्टिस्ट पार्टियां उस सेंस में। तो इस तरह इस दृष्टि से वेस्ट बंगाल। लेकिन सर एक चीज और आई कि एक चर्चा इस पर भी, एक छोटा सा मैं संक्षेप में आपकी एक प्रतिक्रिया, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जैसा भी रहा कुछ पश्चिम बंगाल में, बहुत या बड़ा, फिर बीजेपी जहां ज्यादा मेहनत कर ले वो राज्य बीजेपी जीत लेती है। मैं एक बात बताऊं नासिर, एक चीज कोई नहीं होती चुनाव में, कई चीजें होती हैं। आप कहें कि जी एक मुद्दे से कोई चुनाव जीत लिया जाता है, सभी मुद्दों का एक मिला जुला असर होता है। नेतृत्व तो मोदी जी तो 21 में भी थे, अमित शाह जी 21 में भी थे, है ना। तो वो स्ट्रेटजी तब भी थी, साम दाम दंड भेद अगर हम कहते हैं तो वो तब भी था, इलेक्शन कमीशन तब भी वैसे ही था, बाकी चीज़ें भी उसी तरह से थी। लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं, धीरे 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 उसका एक वो होता है। तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल जैसे आपने कहा ना, मैं आपको, बल्कि आप कभी किसी अधिकारी से बात करके देखिएगा, जो लोग अखिल भारतीय सेवाओं में जाते हैं IAS IPS में, वो वेस्ट बंगाल काडर से सबसे ज़्यादा प्रार्थना करते हैं कि वो ना मिले, क्योंकि वहाँ पर जो शुरू से लेफ्ट के भी पहले जो यूनिट्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। वो वहाँ पर SDM को, पुलिस को, वो कुछ नहीं समझते, उनकी अपनी चले। और उसके पैरेलल फिर, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप लड़ाई लड़नी है तो उसी तरह से लड़नी नहीं सर है। मैंने देखा है कि वहाँ एक किसी भी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की जितनी, बहुत है, काउंसलर की जितनी चलती है ना, वो हमारे यहाँ पर विधायक बिल्कुल बिल्कुल के बराबर है जी। तो वो वाली जो चीज़ है, वो तो अधिकारी तो वो नहीं चाहते ना, अधिकारी तो चाहेंगे जहाँ उनके अधिकार ज़्यादा हो। तो जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कि फिर तृणमूल कांग्रेस ने भी उसी को आके, उसी फार्मूले को आगे जारी रखा। जब लेफ्ट ने जहाँ छोड़ा वहाँ से उन्होंने वो किया, तो उसकी वजह से वहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो तो बहुत ही हाशिए पे रही शुरू से। तो इसलिए ये राज्य थोड़ा विशेष बन जाता है। और दूसरा, बहुत बड़ा राज्य है, छोटा राज्य तो है नहीं उस दृष्टि से। तो अगर हम करें, अगर देखें, आप देखिए बंगाल, और हम एक चर्चा सर उस पर बहुत संक्षेप में एक बार फिर से टीवी के सतवीर जी, अपने जो तमिलनाडु का और उसका भी हमारा साथ साथ चलता रहे, टीबीके की जो बात आई है सर, ये इसका संदेश क्या जा रहा है? ये उत्साहित करेगा और अलग अलग राज्यों में नई पार्टियों को उभारने में? देखिए बिल्कुल है। देखिए राष्ट्रीय पार्टियां तो ये चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का उतना अस्तित्व ना रहे, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं रहती है। ये आरोप बीजेपी पे भी लगता रहा, कांग्रेस पे भी लगता रहा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की सिचुएशंस हैं उनमें अगर बदलाव होते हैं तो अच्छी बात है। अभी तो थोड़ा सा देखिए, पहले तो ना सिर्फ हर 5 साल में बदलाव हो ही जाता था, लेकिन अभी तो थोड़ा सा रिटेन होने लगी हैं सरकारें। पहले इतनी सरकारें रिटेन नहीं होती थी, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले आपको चेंज होते रहते थे। अभी हर पार्टी की, चाहे वो अभी देखिए केरल में भी लेफ्ट ने रिपीट किया था, नवीन पटनायक का मैंने आपको उदाहरण दिया, ममता बनर्जी का उदाहरण दिया। जरूरी नहीं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर रिपीट कर रहे थे, और भी कई, नीतीश कुमार ने बार बार रिपीट किया। तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ परिवर्तन अगर होता है, आफ्टरऑल दोनों ही गठबंधन, दोनों बड़े गठबंधन थे, और अगर एक व्यक्ति अपने पहले चुनाव में, और इसमें सर एक चीज और भी है कि टीवी के, जाहिर सी बात है कि डीएमके के खिलाफ और AIDMK के खिलाफ भी और बीजेपी के खिलाफ भी उसने राजनीति की है। बीजेपी की विचारधारा को विजय थलापति और टीवीके से बहुत दूर दूर माना जाता है, तो शायद इसलिए वो कांग्रेस के पास अगर कुछ सीटें आती है और उसके सहयोग से
सरकार बन जाती है? क्योंकि अलग अलग राज्यों में हमने ये भी देखा है कि जिन पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव के मैदान में, चाहे हम जेजेपी की हरियाणा के अंदर बात करते हैं, तो फिर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो शायद इन चीजों को भी एनालाइज करेंगे वो। वैसे भी नासिर, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, अगर इन राज्यों से भी हम, दक्षिण में तो ये भी राज्य हैं, इनसे भी अगर आप तुलना करेंगे तो तमिलनाडु और केरल ही अब सबसे डिफिकल्ट टेरेन रह गई है बीजेपी के लिए। तो वहाँ पर बीजेपी को समर्थन नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए वहाँ पर जाहिर सी बात है कि अगर कोई पार्टी जाहिर तौर पे या ओपनली बीजेपी के साथ जाना चाहे या जाए, हालांकि अभी आप देखिए कुछ रूल आउट नहीं कर सकते अभी जब तक सरकार बन नहीं जाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो चाणक्य आधुनिक कहे जाते हैं और जो चीज़ें आप जानते ही हैं गोवा में और कई जगहों पे किस तरह की चीज़ें हुई, तो कई तरह के वो होते हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर, जो आपने सवाल पूछा कि अगर नयापन कोई आता है, कोई नया व्यक्ति आ रहा है, कोई नई पार्टी आ रही है, तो निश्चित ही मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि जो एक बंधा बनाया ढर रहा है उससे यदि बदलाव होता है तो हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बेहतरी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए रीजनल पार्टी से बहुत एस्पिरेशन होती है, लेकिन रीजनल पार्टी भी किस तरह से चलती रही है आपने देखा है। लेकिन फिर भी राजनीति में एक कलर बना रहना चाहिए, एक मुकाबला बना रहना चाहिए, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप ये सोचे कि ये व्यक्ति अभी पहला चुनाव लड़ रहा है तो ये आ ही नहीं पाएगा राजनीति में, तो ये बात वहां पर झूठ साबित होगी। आम आदमी पार्टी को आप जानते हैं 3 चुनाव लग गए पंजाब में इतनी बम्पर मेजोरिटी लाने में, लेकिन उन्होंने पहले चुनाव पे ही, और जितने एग्जिट पोल मैंने देखे थे 1 या 2 को छोड़ के उनको इतनी सीटें नहीं दिखा रहा था, क्योंकि हमारे गले नहीं उतरती वो बात है। तो वो उस दृष्टि से अगर ऐसे बदलाव आते हैं तो एक चुनौती रहती है नेशनल पार्टीज या गठबंधनों के लिए, या बड़ी पार्टी या जो स्टैब्लिश लीडर हैं उनके लिए भी। तो राजनीति में एक अच्छी चीज़ है, मैं इसको हमेशा कभी भी इससे वो नहीं करता। जितने ज़्यादा लोग आएंगे या नई पार्टियां बनती हैं तो इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारा कोई टू पार्टी सिस्टम तो हमारे देश में रहा भी नहीं है। जी गुलशाद जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। नासिर भाई बता रहे थे कि टीवी के बारे में, तो सभापति के जो ऑर्डर है उन्होंने कांग्रेस को इन्वाइट किया है कि मेरी यहाँ पे दोनों ही पार्टियां एक सेपरेट सोच की पार्टियां हैं। तो हमारा चुनाव पूरे भी सभापति के पास बात चल रही थी, लेकिन कुछ कारण से मान लीजिए आप या डीएमके का हमारा पुराना गठबंधन होने की वजह से हमारे अपने लोगों ने इसको मना कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी बातचीत चल रही है और उनके फादर ने इन्विटेशन भी दिया है, हो सकता है कांग्रेस तो उसमें शामिल हो, क्योंकि विजय सभापति भी एक तरह से एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर सोच का इंतजाम है, हम लोग भी अच्छा ही करेगा तमिलनाडु के लिए। तो हो सकता है इसके साथ भी चलना है कि ऑटोमेटिक जा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, हमारे साथी बीजेपी से। गुलशाद अली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुरमीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देश में 5 राज्यों का रिजल्ट, और वो रिजल्ट अब लगभग क्लियर हो चुका है, ये तो तय हो चुका है कि कहां पर किसकी सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रचा है, पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। आसाम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा रही है, बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पुडुचेरी में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, और केरला के अंदर कांग्रेस गठबंधन सरकार बना रही है, कांग्रेस की सरकार बनी है, यूडीएफ की सरकार बनी है। और तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। पहली बार चुनाव लड़ रहे विजय थलापति, उनकी पार्टी टीवी के सबसे आगे है और वो सरकार की दहलीज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। लगातार खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।